हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन। इससे पहले हमने वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के महत्व को डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी नजर डालेंगे कि हम वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व में हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि वो जो टॉपिक है हमारे इस टॉपिक को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस बात की कि एक बालक के शिक्षा में और उसके विकास में वंशानुक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है और वातावरण कम, या वंशानुक्रम कम महत्वपूर्ण है और वातावरण अधिक, तो ये प्रश्न ठीक उसी प्रश्न के समान होगा कि हम अगर किसी से ये पूछ रहे हैं कि कार चलाने के लिए आपका पेट्रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका डीजल। तो क्योंकि कार के लिए उतनी ही अहमियत पेट्रोल की है उतनी ही डीजल की है, ठीक उसी प्रकार से एक बालक के विकास करने में, उसके व्यक्तित्व को निखारने में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के सहायक है। जैसे कि वंशानुक्रम से एक बालक को मूल प्रवृत्तियां मिलती है और उन मूल प्रवृत्तियों का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? वातावरण में, क्योंकि वातावरण उसको उस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे समझेंगे कि एक बालक है, अगर उसको बौद्धिक क्षमताएं उसके वंशानुक्रम के तौर पर मिली है लेकिन उसको एक अच्छा एक अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसे समझे कि एक बालक है, उसको वातावरण बहुत अच्छा मिला हुआ है लेकिन उसको आनुवंशिक तौर पर वो बौद्धिक क्षमताएं नहीं मिली है, तो आप कितना भी अच्छा वातावरण को क्रिएट कर लो, उसकी बौद्धिक शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए एक बालक के विकास में, उसके व्यक्तित्व में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जाता, आत्मा और शरीर का जिस प्रकार से संबंध होता है ठीक वैसे ही वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध होता है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। एक बालक के व्यक्तित्व को समझने के लिए आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों के ही संयोजन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमने इस बात को डिस्कस किया है और हमने ये भी समझा है कि काफी मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर अध्ययन किया है कि एक बालक के व्यक्तित्व के निर्धारण में वंशानुक्रम इंपॉर्टेंस रखता है या वातावरण। इसी प्रश्न को उन्होंने काफी अपने अध्ययनों के द्वारा ढूंढा है और इसी निष्कर्ष पर निकले हैं कि एक बालक के विकास में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण ने विकास की सभी अवस्थाओं में तीव्र वृद्धि करने के लिए इन सभी चीजों में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही बहुत महत्व है। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला है कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती है, चाहे शिशुअवस्था हो, बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, इन सभी जो अवस्थाएं होती है इसमें व्यक्ति का जो उसके जैविक कारक, यानी कि जो उसके बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं और जो उसके पर्यावरणीय कारक होते हैं, ये दोनों ही साथ साथ कार्य करते हैं और इन दोनों का ही प्रतिफल क्या है? आपका व्यक्ति। इन दोनों का प्रतिफल यानी कि इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट है वो क्या है? आपका व्यक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, क्या करता होगा या क्या करना चाहता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से व्यवहार करता है किसी के साथ या किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। इन सभी चीजों का जो निर्धारण है वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसी पर ही डिपेंड करता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा में
हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये पता होगा कि बालक की शिक्षा में जो वंशानुक्रम है और वातावरण दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि शिक्षा के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास, जितने भी अन्य विकास के आयाम हैं, इन सभी को अचीव करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इन्हीं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो आनुवांशिकता है आपकी, यानी कि जो आपका वंशानुक्रम है और वातावरण, इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर एक बालक को आनुवांशिक तौर पर अच्छी चीजें प्राप्त हुई है लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। कौन सा? शैक्षिक जो आपका विकास होता है, यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट। और अगर एक बालक को अच्छा वैश्विक शैक्षिक वो जो वातावरण है वो क्रिएट कर दिया जाए लेकिन उसके पास जो उसकी आनुवांशिकता है वो गुण नहीं है, तो उसका जो ये शैक्षिक विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा अच्छा वातावरण देने से, यानी कि हम हर बच्चे के लिए एक अच्छा प्रतिकूल और सभ्य शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर भी दे तो हर बच्चों को हम डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, या किसी भी बड़े आदमी या किसी भी बड़े पद पर उसको विख्यात नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी में अपने डिफरेंसेस होते हैं। तो इन्हीं को ही आज हम समझेंगे। जितने हमारे जो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो व्यवहारवादी थे वॉटसन, जिनका मानना ये था कि आप मुझे शिशु को दे दो और आप जो कहोगे वो मैं उनको बना दूंगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चोर हो, चाहे अपराधी हो। तो जितने भी आधुनिक जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने व्यवहारवादी वॉटसन के इस ये जो स्टेटमेंट है उसको पूरी तरह से निकारा है, क्योंकि उनका मानना यही था कि बालक के विकास में पर्यावरण का पूरा ही प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ही ठीक इसी प्रकार से कई मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना ये भी था कि बालक के विकास में जो वंशानुक्रम जो गुण होते हैं वही उसके विकास को निर्धारित करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने जो वॉटसन के जो भी स्टेटमेंट थे उसको भी नकारा है और जो अन्य मनोवैज्ञानिक जो वंशानुक्रम को महत्व देते हैं उसको भी नकारा है। और जो हमारे आज के आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है उनका मानना यही है कि मानसिक परीक्षणों के आधार पर एक जो बालक है उसकी बौद्धिक क्षमता का पता लगाकर ही उसी के ही अनुसार उसको शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। इसीलिए एक विद्यालय में सफल शिक्षक के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है इस प्रकार का ज्ञान उनको होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उसी प्रकार से ही कर सके। अब हम इनको पॉइंट से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका पॉइंट है कि वंशानुक्रम के ज्ञान से शिक्षक मूल प्रवृत्तियों, संवेगों, स्थायी भावों में उचित परिवर्तन ला सकता है और साथ ही साथ इससे उसके चरित्र का निर्माण भी कर सकता है। आपको ये भी पता है कि जो बालक होते हैं उनको वंशानुक्रम तौर पर कुछ आपकी शारीरिक विभिन्नता उनमें मिलती है, पाई जाती है और शारीरिक विकास पर भी शिक्षा का पूरा ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सफल शिक्षक के लिए जो शिक्षक अपने जो लाइन है उसमें सफल होना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि बालकों में पाई जाने वाली जितनी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं साथ ही साथ जितने भी उनके फिजिकल जो डेवलपमेंट है इन सभी का ज्ञान होना एक सफल शिक्षक के लिए जरूरी है। क्योंकि जब इन चीजों का ज्ञान होगा तो इसी प्रकार से जो शिक्षक है वो बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी पॉइंट में अब हम एक और चीज समझेंगे, वो ये है कि बालक कुछ जन्मजात गुणों को लेके पैदा होता है या कुछ क्षमताओं को लेके पैदा है।
जिस प्रकार से वो क्षमताओं को लेता है, जो उसके कैपेबल होता है किसी भी कार्य को करने में, या वो जो जन्मजात गुण होते हैं वही उसके आगे जो शिक्षा का निर्धारण है वो करते हैं। क्योंकि आप ये सब देख सकते हैं कि जो सामान्य बालक है कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो बहुत ही, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मंद गति से सीखते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि कुछ बच्चे वंशानुक्रम तौर पर जो जन्मजात गुण होते हैं या क्षमताएं होती है, उन सब में क्या होती है? विभिन्नता होती है। इसीलिए एक शिक्षक को जरूरी है कि उनके मानसिक स्तर, जो उनके विद्यालय में जितने भी शिक्षार्थी हैं, उनके वो मानसिक स्तर को पहचाने और उसी के ही अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। कुछ बात और भी है कि एक बालक कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जो वो करता है, लेकिन कुछ ऐसी टेंडेंसीज है जो कि समाज के द्वारा पूरी तरह से अवांछनीय है। जैसे कि हम डिजायर टेंडेंसीज कहते हैं, अनडिजायर टेंडेंसीज कहते हैं, जो कि वांछनीय प्रवृत्तियां, और दूसरी क्या होती है? अवांछनीय। अवांछनीय वह प्रवृत्ति होती है जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती। जैसे कि एक बालक का बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार, किसी को चिल्लाना, एग्रेसिव होना, या गलत तरह की कोई भी प्रवृत्ति करना। तो इसीलिए शिक्षक अगर उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को जांच लेता है, समझ लेता है और इसका उसको ज्ञान होता है, तो वह अवांछनीय जो प्रवृत्तियां हैं उसको वांछनीय प्रवृत्तियों में बदल सकता है, और जो समाज उस बालक से एक्सेप्ट कर रहा है, इसी प्रकार का जो बालक है वो व्यवहार कर सकता है। सभी बालक समान नहीं होते, तो कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी वंशानुक्रम जनित कुछ विकारों को लेकर पैदा होते हैं, और एक शिक्षक को ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि उस बालक को उन्हीं विकार के साथ रहना है अपनी पूरी लाइफ। इसीलिए उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सहानुभूतिपूर्ण जो ये व्यवहार है ये करना बहुत जरूरी है, जिससे कि बालक के अंदर हीन भावना ना है और उसका जो विकास है वो अवरुद्ध ना हो पाए। तो यही बातें हैं इस पहले पॉइंट्स में। सेकेंड आपका पॉइंट है वंशानुक्रम की समानता, परिवर्तन और प्रत्यागम के नियम शिक्षक को विद्यार्थियों के गुण दोषों को समझने में सहायक होते हैं। एक शिक्षक को वंशानुक्रम के जो नियम है, समानता का नियम, परिवर्तन का नियम, प्रत्यागमन का नियम, इन सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, अगर हम प्रत्यागमन नियम की बात करते हैं कि जो प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं, अगर उनके जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो अगर परीक्षा में आप देखेंगे वह बालक सामान्य ही नंबर लाते हैं या अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, तो शिक्षिका के द्वारा ये कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा टीचर्स ये बोल देते हैं कि आपके जो पेरेंट्स है वो तो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है, यानी कि बहुत ही उनकी बुद्धि शार्प है, तो आपकी क्यों नहीं है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है एक शिक्षक का अपने शिक्षार्थी के प्रति, इससे जो शिक्षार्थी है, जो आपका लर्नर्स है, उसके मन में हीन भावना आ सकती है। दूसरा, उसका विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है। इसीलिए अगर शिक्षक को वंशानुक्रम से संबंधित समानता का नियम, परिवर्तन का नियम, प्रत्यागमन का नियम और जितने भी हमने नियमों को समझा है उसका ज्ञान होगा, तो जो शिक्षक है वो उसी प्रकार से उस बालक की शिक्षा की व्यवस्था कर पाएगा और उसका जो विकास है वो भी अवरुद्ध नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक विद्यार्थी विद्यालय में जा रहा है तो शिक्षक को अपने विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी, मतलब खास तौर पर अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका जो वंशानुक्रम गुण है और उनका जो वातावरण है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। थर्ड है वातावरण के महत्व को जानकर शिक्षक विद्यालय के स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकता है। इसका मतलब यही है कि शिक्षक जो है अगर उसको अपनी प्रक्रिया को सफल बनाना है तो उसको अपने शिक्षार्थियों के लिए एक स्वस्थ, उपयोगी और सहानुभूतिपूर्ण या स्नेहपूर्ण इस प्रकार से वातावरण का निर्माण करना है। क्योंकि जो बालक है वो परिवार में होता है, वो अलग परिवेश में होता है, समाज में उसका वातावरण होता है, वातावरण, सामाजिक वातावरण भी उसको प्रभावित करता है, उसका पड़ोस का जो वातावरण है वो भी उसको प्रभावित करता है, और जब वो विद्यालय में जाता है तो वो वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। तो अगर हम परिवार के वातावरण की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, यानी कि अभिभावक की।
पारिवारिक वातावरण को बनाए रखने में जो अभिभावक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो अपने बच्चों से बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से अधिक से अधिक उनको अवसर सीखने के प्रदान कर सकते हैं, और जो घर का माहौल है वो बहुत ही ज्यादा स्नेहपूर्ण रख सकते हैं। और अगर हम बात करें शैक्षिक वातावरण की, तो शिक्षा में जो आपकी शिक्षिका है या शिक्षक है वो विद्यालय में किस प्रकार से शैक्षिक वातावरण को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए वो विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना यानी कि लाइब्रेरीज बना सकते हैं, खेल कूद स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, व्यायाम करवा सकते हैं। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें बालकों को पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बालक जब इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो वो बहुत तरह के अपने संवेगों यानी कि अपने इमोशंस जो होते हैं, जो उसका व्यवहार होता है, जो उसका आचरण होता है, वो उसका प्रकट होता है यानी कि बाहर आता है। तो शिक्षक ये समझ सकती है कि उनके द्वारा जो ये शैक्षिक वातावरण बनाया गया है ये कितना कारगर साबित हुआ है, और अगर वो जो व्यवहार है वो बिल्कुल अनुकूल है उस वातावरण के, जो उसकी प्रवृत्तियां है वो बहुत ही अच्छी है, खराब नहीं है, तो शिक्षक भी समझ सकता है और घर में अभिभावक भी समझ सकते हैं कि उनके द्वारा जो बनाया गया वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से अभिभावकों को भी अपने परिवार का वातावरण उत्तम बनाए रखना चाहिए, और जो शिक्षक है जो कक्षा कक्ष में है उनको भी अपने विद्यालय का, अपने कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो स्वस्थ वातावरण, स्नेहपूर्ण और सीखने यानी कि उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला होना चाहिए। फोर्थ है, वातावरण संबंधी ज्ञान होने पर शिक्षकों को विद्यार्थियों के कुसंयोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि जितने भी विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं वो सेम बैकग्राउंड से नहीं आता है, क्योंकि जितने भी जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यालय आते हैं तो वो सेम बैकग्राउंड से नहीं आते। इसके पीछे का क्या है, क्योंकि हर किसी की जो आर्थिक, सामाजिक, जो भी पारिवारिक स्थिति है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इसीलिए अगर विद्यार्थी जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो दूषित है वातावरण, तो सबसे पहले शिक्षिका को ये देखना है कि अगर वो दूषित वातावरण से आ रहे हैं तो उनको अपने शैक्षिक वातावरण बहुत ही अच्छा रखना है, बहुत ही अनुकूल बनाना है, जिसमें कि जो बालक है वो अपने दूषित वातावरण का जो भी प्रभाव है उसको भूल जाए। साथ ही साथ बालक जिस दूषित वातावरण से आ रहा है ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वह उसकी उपेक्षा ना करे। कई बार आपने देखा होगा कक्षा कक्ष में कह दिया जाता है कि अच्छा आप उस बैकग्राउंड से आते हो, वहां पर तो बहुत गंदगी है, या वहां पर लाइट नहीं आती, वहां पर तो लोग झगड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको नहीं अपनाना, टेंडेंसी को नहीं अपनाना, हमेशा एक विद्यार्थी के प्रति सकारात्मक व्यवहार करना है, उनसे मेल जोल बढ़ाना है, और जो भी उसका दूषित वातावरण है उसको छोड़कर जो शिक्षा में उन्होंने वातावरण बनाया है टीचर्स ने, उसको समझने का प्रयास करना है। तो शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वह शिक्षार्थियों के जो कुसंयोजन संबंधी समस्याएं हैं उसको समझे और इस समस्या का समाधान करे। इसमें एक बात और भी इम्पोर्टेंट आप ये समझ सकते हैं, अगर अनुकूल वातावरण है तो बालक चरित्रवान होगा अनुकूल वातावरण में और सदाचारी होगा, और अगर वातावरण प्रतिकूल है तो जो बालक है आप उसके अगर चरित्र को देखेंगे, व्यवहार को देखेंगे तो वो चरित्र होगा और दुराचारी होगा। तो वातावरण बहुत ही ज्यादा और जो वंशानुक्रम दोनों ही बालक के व्यक्तित्व को निर्धारण करने में, उसकी शिक्षा में, उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं।